हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। एंड आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोन बिपरजॉय की, जो कि रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि इंटेंसिफाई हुआ है अरेबियन सी में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज, और हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे साइक्लोन्स को, क्योंकि साइक्लोन्स जो है आपका ज्योग्राफी एंड साइक्लोन मैनेजमेंट जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं। नॉट नेसेसरीली साइक्लोन बिपरजॉय पे ही क्वेश्चन आपको आएगा, आपको साइक्लोन फॉर्मेशन, उसका एक्सपेक्टेड पाथ क्या होता है, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, या चैलेंजेस क्या हम फेस करते हैं व्हाइल इवैक्यूएटिंग द पीपल फ्रॉम कोस्टल एरियाज, और क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यूज होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। We will also study about the role of NDRF in cyclone management, और क्या फैक्टर्स हैं साइक्लोन फॉर्मेशन के, एंड बेसिकली बिपरजॉय की फॉर्मेशन के क्या फैक्टर्स रहे हैं, और जनरली साइक्लोन्स के क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या डैमेजेस इंक्लूड होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS1 पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस एज वेल एज GS3 का पार्ट ये हो सकता है जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। ज्योग्राफी का कोर क्वेश्चन अगर बनता है तो GS1 में आपके आ सकता है, एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व रहती है। Let's start by understanding why this topic is in news. So you can see there are few clippings of The Hindu, Times of India and Indian Express की बिपरजॉय साइक्लोन जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोग 21,000, 30,000 एक्सेट्रा लोग जो हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम कोस्टल एरिया, सो दैट इम्पैक्ट ज्यादा नहीं हो पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली हुआ क्या है। जो साइक्लोन बिपरजॉय है वो गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ 21,000 जो लोग हैं उन्हें कोस्टल एरिया से सेफर प्लेसेस पे भेजने के लिए जो मेजर्स जो हैं या जो एजेंसीज हैं उनको डायरेक्ट किया है, क्योंकि इतने लोगों को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इट इज गोइंग टू हिट द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया विच आर नियर बाय योर अरेबियन सी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज IMD, उन्होंने कहा है कि पहले एक बहुत ही एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन था बिपरजॉय, लेकिन अभी वो थोड़ा वीक हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं उसे कि वेरी सिवियर हो सकता है, एक्सट्रीम इम्पैक्ट्स नहीं होंगे, थोड़ा इंटेंसिटी जो है कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी उसके सिवियर इम्पैक्ट्स नहीं हो सकते हैं, इट इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। अब एक्सपेक्टेड एरियाज कौन से हैं इंडिया के या पाकिस्तान के जिनको वो अफेक्ट कर सकता है? सौराष्ट्र रीजन एंड कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, जो कि पाकिस्तान कोस्ट की बात अगर करें तो मांडवी इन गुजरात एंड कराची इन पाकिस्तान, ये सबसे ज्यादा नियर बाय एरियाज है जिनको अफेक्ट कर सकता है। और जो मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 125 से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो साइक्लोन है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द कोस्ट। अब गुजरात गवर्नमेंट, बिकॉज पर्टिकुलरली वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा ऐसा माना जा रहा है, तो गुजरात गवर्नमेंट हैज डिप्लॉयड द टीम ऑफ NDRF। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट इन दिस वीडियो हम NDRF का जो रोल है वो समझेंगे कि साइक्लोन्स जब आते हैं तो NDRF कैसे काम करता है, या जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेज हैं वो कैसे काम करते हैं। एंड गुजरात ने डिप्लॉय किया है बोथ NDRF एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस, और इवैक्यूएट करे गए हैं लोग कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, देवभूमि द्वारका में, देन राजकोट एरिया, मोरबी एरिया, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में जो एरियाज जो कि कोस्टल एरियाज हैं गुजरात के, बेसिकली जहां इम्पैक्ट हो सकता है, उन सबको इवैक्यूएट करने के या फिर लोगों को वहां से निकालने के इंतजाम किए जा रहे हैं, सो दैट जान की हानि नहीं हो, दैट इज लॉस ऑफ लाइफ को रिड्यूस किया जाए बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दिस साइक्लोन। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये जो बिपरजॉय साइक्लोन है बेसिकली वो क्या है। जो बिपरजॉय है साइक्लोन वो अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ है। यूनिटी रिमेंबर, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में साइक्लोन्स दो जगह पे आते हैं, वन इज बे ऑफ बंगाल विच इज टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ इंडियन पेनिनसुला एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इज योर अरेबियन सी। If you see, this is India, this is your Arabian Sea, and this is your Bay of Bengal. So this cyclone has originated in your Arabian Sea and it is a tropical cyclone. Why we are saying tropical? Because दो तरीके के cyclone होते हैं, tropical and extra cyclone, and बिपरजॉय की जब हम बात करें तो वो tropical cyclone है, जो कि विंड स्पीड मैंने आपको बताया 125 से 135 अभी की स्पीड्स हैं, और 150 तक भी उसकी स्पीड्स जा सकती हैं। एंड गोवा से माना गया है कि अभी वो 850 किलोमीटर वेस्ट पे है और बॉम्बे से 900 किलोमीटर साउथ वेस्ट की ओर है, लेकिन इट इज सून अप्रोचिंग, और बोला गया था कि 13-14 जो जून है उसमें ये लैंड पे फॉल होगा। दैट मीन्स वो जो लैंड है कोस्टल एरियाज है उनसे टकराएगा साइक्लोन।
एंड डीप डिप्रेशन ओवर द साउथ ईस्ट अरेबियन सी इंटेंसिफाइड इनटू दिस साइक्लोन बिपरजॉय। पहले एक, जैसे हम बोलते हैं कि साइक्लोन्स बनने से पहले होता क्या है, डिप्रेशन क्रिएट होते हैं, जब वो इंटेंसिफाई होता है तो वो साइक्लोन बनता है। सो सिमिलरली साउथ ईस्ट अरेबियन सी में जब डिप्रेशन जो थे वो इंटेंसिफाई हुए तो साइक्लोन बिपरजॉय आपका बना। एंड दिस इज सेड बाय योर IMD। एंड इस स्टॉर्म के आने से कहा जा रहा है कि जो एरियाज ऑफ कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र है उसमें स्क्विली वेदर, दैट मीन्स नॉट अ नॉर्मल स्टॉर्म बट अ वायलेंट स्टॉर्म, जिसमें आप बहुत सारे स्टॉर्म हो सकता है या विंड्स हो सकती हैं हाई स्पीड वाली, या फिर रेन अकम्पनी करेगा इस स्टॉर्म को, दैट मीन्स योर स्क्विली वेदर। सो उसकी एक्सपेक्टेड या आशंका जताई गई है कि इन एरियाज में ऐसा होगा ड्यू टू बिपरजॉय। नाउ व्हाई द नेम बिपरजॉय? सो नाम कैसे रखा जाता है या साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं। बिपरजॉय वाज सजेस्टेड बाय बांग्लादेश एंड द वर्ड मींस डिजास्टर और कैलामिटी इन बंगाली, दैट इज व्हाई द नेम इज बिपरजॉय। एंड जो नेक्स्ट साइक्लोन आएगा बिपरजॉय जैसा साइक्लोन जो कि आएगा आफ्टर बिपरजॉय, इट विल बी नेम तेज, विच इज बेस्ड ऑन इंडिया सजेशन। So we can say the name has origin in Bangladesh or it is originated from the word which means disaster in Bengali. So you should remember that. Now rotational basis of naming क्या है? The naming of cyclone is done by countries on a rotational basis following certain existing guidelines. कुछ guidelines होती हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश डिसाइड करेगा कि साइक्लोन का नाम या इंडिया डिसाइड करेगा। रोटेशनल बेसिस पे होता है, कभी कोई कंट्रीज करती हैं कभी कोई कंट्रीज करती हैं। जैसे कि नेक्स्ट जब आएगा आफ्टर बांग्लादेश, इंडिया विल डिसाइड, और इंडिया ने सजेस्ट किया है कि उसका नाम हम तेज रखेंगे। नाउ नेमिंग ऑफ द साइक्लोन की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड देयर आर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जिसे हम RSMC भी कहते हैं, और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर है TCWC, जिनके पास इशू करने का एडवाइजरी और नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन का मैंडेट है। दैट मीन्स दे आर एसोसिएटेड विद इशूइंग द एडवाइजरी कि साइक्लोन आने वाला है, कब आएगा और उसका नेम कैसे रखा जाएगा उसका वो डिसाइड करते हैं। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो डिफरेंट ओशन बेसिन्स पे बन रहे हैं, वो उनके जो सारा नेमिंग है वो RSMC और TCWC ही मैनेज करता है। अब आ जाते हैं IMD। IMD जो है वो वन ऑफ द 6 RSMCs जो हैं आपके रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स उसका पार्ट है। एंड सिंस IMD RSMCs का पार्ट है तो वो भी इशू कर सकता है गाइडलाइंस या एडवाइजरीज, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आते हैं उनको नेम कर सकता है। अब जो IMD है एंड स्टॉर्म सर्ज एडवाइजर्स जो हैं 13 कंट्रीज जो हैं अंडर WMO या ESCAP पैनल, उसमें भी इंडिया आता है, और अदर कंट्रीज जो है वो है बांग्लादेश, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड येमेन। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज 13 कंट्रीज बिकॉज कम ही नाम है, तो ऐसा हो सकता है कि कई बार आपसे पूछ ले कि इस एजेंसी के कौन कौन से जो है मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं। सो ऐसे क्वेश्चन जनरली प्रीलिम्स में आते हैं, तो आपको ये 13 मेंबर्स पता होने चाहिए। जनरली अब अगर आप नोटिस करोगे तो सर ये सारी कंट्रीज जो हैं इंडियन ओशन के आसपास वाली कंट्रीज हैं, ओके, या अरेबियन सी से कनेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ओमान है, अरेबियन सी से कनेक्ट होता है, श्रीलंका है, इंडियन ओशन में है। सो ये सारी वो कंट्रीज है जो आस पास है इंडिया के, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दूर की कंट्रीज है, तो आपको याद रखना आसान भी रहेगा। Now moving further, RSMC New Delhi is also mandated to name the tropical cyclone as I just told you, and over northern Indian Ocean जो या और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, 3 रीजन्स हैं जहां पे इंडिया वाला जो RSMC का ऑफिस है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग कर सकता है। फर्स्ट इज योर नॉर्थ इंडियन ओशन, देन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रीजन। ओके, सो ऑल दी 3 रीजन्स ऑफ द ओशन आर वेयर इंडियन मेनलैंड इज कनेक्टेड। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। अब क्राइटेरिया फॉर नेम सिलेक्शंस क्या होता है? जनरली जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि कोई भी साइक्लोन का नाम ऐसा ना रखा जाए जिसकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल फिगर्स जो है उसको हार्म हो, या रिलीजियस बिलीफ जो है या कल्चरल बिलीफ या वो जेंडर बायस ना हो, किसी को भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बी पॉलिटिकल, रिलीजियस बिलीफ और कल्चरल बिलीफ। सो वो न्यूट्रल होना चाहिए बेसिकली। सो इट शुड नॉट बी वेरी रूड ऑल्सो और क्रूअल इन नेचर। ऐसा नहीं कोई नेम रख दे जो कि इट साउंड्स वेरी क्रूअल, थोड़ा न्यूट्रल नाम रखते हैं, रूड नहीं होता है। छोटा होना चाहिए, इजी होना चाहिए प्रोनाउंस करने के लिए ताकि के लोग उसे कम्युनिकेट कर पाए, किसी के लिए ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम विल बी 8 letters only. Okay, so this is a restriction on the naming of cyclones, basically tropical cyclones, and proposed name should be provided along with its pronunciation and voice over. That means ये communicate करना होता है कि उसे pronounce कैसे किया जाता है with the voice over, and उसके spellings क्या होंगे ये भी बताया जाता है, so that properly एक नाम को, उस cyclone के नाम को communicate किया जा सके।
एंड पर्टिकुलरली अगर ऐसा होता है कि कोई साइक्लोन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि वी हैव अ लिमिट कि 8 ही लेटर्स में नाम हो सकता है, बट लेकिन कोई स्टॉर्म है, हम क्रूअल नाम नहीं दे सकते, रूड नाम नहीं दे सकते, तो कुछ स्ट्रॉन्ग अगर डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन आ रहा है तो उसे कैसे नाम देंगे? सो उसे सुपर साइक्लोन या साइक्लोन नरगिस भी नाम दिया जा सकता है. सो दीज नेम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द रेगुलर लिस्ट ऑफ नेम्स, दीज आर द स्पेशल नेम्स अगर कोई बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन आता है. Now, the naming of the cyclones is an important part of disaster preparedness, and it helps to raise awareness of the cyclone and its potential impact, and it can also help to coordinate relief efforts. As I told you, communication में एक particular नाम होगा. अब हम बोल रहे हैं कि साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है. That doesn't convey कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस एरिया में है. अब अगर मुझे पता है कि बिपरजॉय आ रहा है, न्यूज में भी अगर मैंने सुना है कि हाँ अरेबियन सी में एक जो स्टॉर्म है वो इंटेंसिफायर होता है, कम्युनिकेशन इज बेटर. सो इसीलिए अवेयरनेस रेज करने के लिए या रिलीफ एफर्ट्स में हेल्प करता है नेमिंग ऑफ अ डिजास्टर. दैट इज व्हाई डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात हो रही है. हम बेटर प्रिपेयर हो पाते हैं एक डिजास्टर से डील करने के लिए. अब हमने साइक्लोन की नेमिंग समझ ली, हमने ये समझा कि हाँ एक साइक्लोन आ रहा है, बट साइक्लोन होता क्या है बेसिकली? साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल सिस्टम ऑफ एयर जो कि रोटेट कर रही है अराउंड अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर. सो बेसिकली सेंटर में एक लो प्रेशर होता है, उसके अराउंड बहुत सारी हवा घूमती है जब, और ये एक पैरेलल सिस्टम बनता है लाइक अ पाइप. ओके, जिसके सेंटर पे आप कह सकते हैं कि लो प्रेशर होता है, और साइड में जो वॉल्स होती हैं जैसे पाइप की, वो वॉल्स की तरह एयर घूमती है. ओके, सो दिस सिस्टम इज साइक्लोन. एंड इसके साथ जनरली बहुत ज्यादा बैड वेदर होता है या वायलेंट स्टॉर्म्स आते हैं. एनडीए में ये भी कहता है कि साइक्लोन का मतलब होता है इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स दैट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज. पहला तो इनवर्ड स्पाइरल होगा, मतलब अंदर की तरफ स्पाइरल हो रहा है टुवर्ड्स द आई ऑफ द साइक्लोन, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है. आप ये देखेंगे डायरेक्शन ये होगा क्योंकि क्लॉक ऐसे मूव करता है ना, सो इट इज मूविंग लाइक इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. एंड जब हम बात कर रहे हैं, ये है आपका नदर्न हेमिस्फेयर का फिनोमिना. जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में जाते हैं तो डायरेक्शन जो हो जाती है साइक्लोन की वो क्लॉकवाइज हो जाती है. दैट मींस इट इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन. जो विंड है इनवर्ड स्पाइरलिंग ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाता है. साइक्लोन जो होता है वो एक लार्ज एयर मास होता है विच इज रोटेटिंग अराउंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंटर, जिसे हम आई ऑफ द साइक्लोन भी बोल देते हैं. साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स. एज आई टोल्ड यू, जोन ऑफ लो प्रेशर होता है. लार्जेस्ट लो प्रेशर सिस्टम जो होता है वो पोलर वॉर्टेक्स पे बनता है. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ द लार्जेस्ट स्केल वहीं बनते हैं. एंड सम ऑफ द रीसेंट साइक्लोन्स अगर हम बात करें इंडिया में बिपरजॉय से पहले, सो 2022 में आया था साइक्लोन असानी. आप चाहें तो इसके बारे में जान सकते हैं. इट कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा. दैट मीन्स इट वाज इन द बे ऑफ बंगाल, and it also caused a lot of damage. Then there was cyclone Gulab that was in September 2021. It damaged the areas of Gujarat and Rajasthan. That means ये Arabian Sea में रहा होगा. Cyclone Taukate, that means it affected the areas of Gujarat, Maharashtra and Goa, again Arabian Sea, but it was in 2021 May. So आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग एरियाज में कुछ बे ऑफ बंगाल के हैं, कुछ अरेबियन सी के हैं, बट दे हैव इम्पैक्टेड बोथ द एरियाज, और वी कैन से बोथ द एरियाज ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ इंडिया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. हम कैसे पहचानते हैं कि वो साइक्लोन ही है, सिर्फ एक तूफान नहीं है बारिश के साथ. जो विंड स्पीड होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, उनकी स्पीड 200 माइल्स पर आवर तक हो सकती हैं. अकम्पनीड बाय हेवी रेन होते हैं विच इज अप टू 2 इंचेस और 50 सेंटीमीटर्स की बात कर रहे हैं. फ्लड्स आ जाते हैं, मड स्लाइड्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर साइक्लोन्स. साइक्लोन्स कभी कभी बढ़ जाते हैं और वो टॉर्नेडोज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोन. एक और चीज हो सकती है साइक्लोन्स की वजह से, दैट इज स्टॉर्म सर्ज, जिसमें क्या होता है सी लेवल बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, क्योंकि विंड्स जो साइक्लोन की होती हैं वो कॉज करती हैं राइज इन सी लेवल, एंड इट कैन रीच अप टू द हाइट ऑफ 6 meters और वी कैन से 20 feet. सो यू कैन इमेजिन देयर आर लॉट ऑफ इफेक्ट्स ड्यू टू द साइक्लोन. बहुत ज्यादा हैवी रेन होती है जब साइक्लोन आता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, टॉर्नेडोज भी बन सकते हैं और स्टॉर्म सर्ज हो सकता है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से द आइडेंटिफिकेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लोन. अब बात करते हैं टाइप ऑफ साइक्लोन की. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि साइक्लोन 2 तरीके के हो सकते हैं, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. अब बात कर लेते हैं बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों में. हम ट्रॉपिकल भी बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोल रहे हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है. मैं बेसिक डिफरेंसेस यहाँ समझा रही हूँ. अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए रिगार्डिंग tropical cyclone and extra tropical cyclone, do tell us in the comment section. We will make a separate video on that also.
सो बात करते हैं लोकेशन की। ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में आते हैं। ट्रॉपिकल वाटर्स का मतलब है जो ट्रॉपिकल एरिया में फॉल करते हैं। एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली टेम्परेट और पोलर रीजन्स में आते हैं। एंड इंटेंसिटी की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, हेवी रेन और स्टॉर्म सर्ज हो सकती हैं। वन ऑफ द की डिफरेंशिएटर इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, दोनों में ही होती हैं, हेवी रेन भी दोनों में होती है, लेकिन यहाँ पे स्नो इज अकम्पनीड बाय एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि रीजन्स आप देखिए टेम्परेट या पोलर रीजन्स है, ठंडे इलाके हैं जहां पे ये साइक्लोन्स आ रहे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली स्मॉल होते हैं साइज में, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत लार्ज होते हैं। सो दिस इज द की डिफरेंशिएटर। देन सीजन्स की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जून टू नवंबर के बीच में जनरली फॉर्म करते हैं, दिस इज जनरल टाइम पीरियड। एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑल ईयर अराउंड आप इन एरियाज दैट इज ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको समझा दिया है कि जो साइक्लोन्स होते हैं लेकिन दे आर फॉर्म्ड इन द एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स, दैट इज उनकी जो ज्योग्राफिकल ओरिजिन है वो ट्रॉपिकल सीज में होगा अगर, तो उन साइक्लोन्स को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। ओके, एंड इट इज अगेन अ सिस्टम ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच इज स्पाइरलिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम। अगेन उसमें कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज साइक्लोन तो साइक्लोन ही है। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगेन आपको याद रखना है नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज है एंड क्लॉकवाइज है सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि देखिए इक्वेटर यहाँ है, इसके ऊपर भी ट्रॉपिकल एरिया है, इसके नीचे भी ट्रॉपिकल एरिया है, दिस इज योर इक्वेटर। सो ऑब्वियसली यहाँ भी साइक्लोन आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज इन नदर्न हेमिस्फेयर। लेकिन अगर वो साइक्लोन जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, सो उसकी वजह से जो विंड्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए दोनों हेमिस्फेयर में विंड डायरेक्शन इन साइक्लोन्स इज ऑल्सो डिफरेंट। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्टर। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, उनकी वो जनरली कहाँ ओरिजिनेट होंगे? ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। ओके फाइन, दिस इज योर पेनिनसुलर इंडिया, देन दिस इज योर ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, दिस इज योर ईस्टर्न साइड वेयर यू कैन सी योर बे ऑफ बंगाल। सो वी आर सेइंग जनरली वहां ओरिजिनेट होते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न साइड जहां अरेबियन सी है वहां साइक्लोन्स नहीं आएंगे, अरेबियन सी में कम आते हैं, क्योंकि जो सरफेस टेम्परेचर है वो बे ऑफ बंगाल में, सी सरफेस टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं वो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा है, वहां पे लो वर्टिकल विंड्स भी मिलते हैं, और जो कि मॉइस्चर जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब अगर साइक्लोन के साथ रेन आएगा तो मॉइस्चर तो चाहिए ना उसको। सो वो जो मॉइस्चर का जो ये तीन रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर, देन लो वर्टिकल विंड्स एंड मॉइस्चर, ये बे ऑफ बंगाल में ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। लेकिन कभी कभी जो कि आप न्यूज में सुनते हो कि चक्रवात जो है अरेबियन सी में भी इंटेंसिफाई हो रहा है, जब अरेबियन सी में ऐसी सूटेबल कंडीशंस बनते हैं तो ये साइक्लोन्स अरेबियन सी में भी इंटेंसिफाई होते हैं, विच इज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज वेस्टर्न कोस्ट जो है उसके आसपास है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स, कितनी बार आते हैं? बाय मॉडल है, दैट मीन्स 2 बार आ सकते हैं। साइक्लोन्स जनरली मई या जून के मंथ्स में आते हैं, उसके बाद अक्टूबर टू नवंबर, ये 2 की टाइम पीरियड्स है इन एन ईयर जब हमारे देश के आसपास, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम साइक्लोन्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि कौन से एरियाज है जो कि ज्यादा प्रोन है। अब आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं सारा कोस्टल रीजन है इंडिया का। ओके, नदर्न पार्ट को कोई खतरा नहीं है बिकॉज सी वहां पे है नहीं, वहां पे साइक्लोन्स आएंगे नहीं। सो इट इज ऑल सदर्न इंडिया, और वी कैन से द ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, गुजरात से लेके जो यहाँ तक बंगाल का पार्ट है, वेस्ट बंगाल का पार्ट है, वहां तक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वेरी हाईली प्रोन एरिया मार्क्ड विद रेड। आप ये सकते हैं यहाँ है, आंध्रा में है, कुछ तेलंगाना में है, कर्नाटक के कुछ रीजन है। हाईली प्रोन है ब्लू में मार्क्ड, देन मॉडरेट प्रोन एरियाज ग्रीन में मार्क्ड है, एंड वेरी लेस प्रोन आर मार्क्ड इन योर येलो इन दिस, एंड ऑल द कोस्टल एरियाज यू कैन सी। गुजरात का एरिया जो है वो बहुत हाईली प्रोन है, केरला का जो साउथ केरला वाला एरिया है वो बहुत हाईली प्रोन एरिया है टू साइक्लोन्स। सो यहाँ ज्यादा हिट करने के चांसेस होते हैं। ओके, एक ये जनरल आइडिया होना चाहिए कि इंडिया के कौन से रीजन्स हैं जिनको साइक्लोन इम्पैक्ट कर सकता है। अब बहुत क्लियरली पढ़ते हैं कि साइक्लोन की कंडीशंस क्या होते हैं फॉर्मेशन के, बिकॉज आई टोल्ड यू टेम्परेचर हाई चाहिए, विंड्स चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, बट किस पैरामीटर पे चाहिए? जैसे कि हमारा सी सरफेस टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ 26 to 27 डिग्री सेल्सियस इतना होना चाहिए।
okay, and associated warming extending up to depth of 60 meters with abundant water vapor. That means अगर हम वाटर की गहराई में जाते हैं 60 मीटर तक, वो टेम्परेचर मेंटेनेंस होना चाहिए, वो टेम्परेचर की वार्मिंग जो है वहां तक जाना चाहिए। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 5000 मीटर्स, क्योंकि इतना हाइट तक ह्यूमिडिटी अगर नहीं होगा तो स्टॉर्म में जो मॉइस्चर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी दैट इनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस क्लाउड्स। अब जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की या साइक्लोन फॉर्मेशन की, तो क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं वो साथ में होते हैं। अगेन हमने एक और चीज पढ़ी थी कि लो वर्टिकल विंड्स जो हैं बे ऑफ बंगाल में ज्यादा होती हैं, तो दैट मींस उसका एक रिक्वायरमेंट होगा। सो लो वर्टिकल विंड्स बिटवीन द लोअर एंड हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ओके, सो इन बिटवीन लोअर एंड हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर आपको लो वर्टिकल विंड्स चाहिए होता है, दैट डू नॉट अलाउ द हीट टू जनरेट, heat generated and released by the clouds to get transported from the area. That means वो इंटैक्ट रखते हैं, जो हीट है या जो मॉइस्चर है वही रहेगा, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तभी तो वो जो स्टॉर्म है वो इंटेंसिफाई हो पा रहा है। सो जो प्रेजेंस ऑफ साइक्लोनिक वॉर्टिसिटी है, दैट इज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द एयर, जो इनिशियली जनरेट होता है, धीरे धीरे पहले एयर घूम रही होती है, फिर वो तेज होती है, एक जो आपने सुना होगा कि साइक्लोन की स्पीड बढ़ रही है। एंड ऐसी कंडीशंस जो हमने ऊपर डिस्कस करी हैं वो फेवर करता है रोटेशन ऑफ द एयर को फास्ट होने के लिए। सो जब ये रोटेशंस फास्ट हो जाती है, विंड स्पीड बढ़ जाती है, तो एक बोलते हैं हम एक सिस्टम ऑफ साइक्लोन जनरेट हो जाता है। अब बात करते हैं लोकेशन ओवर द ओशन एटलीस्ट 4-5 डिग्रीज लैटिट्यूड अवे फ्रॉम द इक्वेटर, दैट मींस 0 डिग्री लैटिट्यूड पे वो जनरेट नहीं होता है, 4 डिग्रीज अबव फ्रॉम द इक्वेटर दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 4-5 डिग्रीज डाउन दैट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जनरली यहाँ ये ओरिजिनेट होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पाई जाती हैं, और फिर वो विंड स्पीड के हिसाब से या विंड की डायरेक्शन के हिसाब से मूव करते हैं टुवर्ड्स एनी ऑफ द कंट्रीज कोस्ट, जो भी उनका पाथ हम बोल सकते हैं कि फॉलो होता है। अब बात करते हैं हाउ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्ड, क्योंकि हमने इन जनरल बात करी कि आपके साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। अब जब बात करते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, वार्म वाटर है, टेम्परेचर ज्यादा है, उसकी वजह से इवेपोरेशन हो रहा है ना, क्योंकि गर्म पानी है तो इवेपोरेट होगा। फिर अब राइजिंग अप ऑफ द एयर, दैट वाटर इज राइजिंग अप इन द एयर, ह्यूमिडिटी भी जनरेट हो रही है, और क्योंकि पानी के ऊपर जो हवा है, पानी गर्म है तो उसके ऊपर की हवा गर्म होगी, गर्म हवा जो है वो ऊपर जाती है, इट राइजेस अप इन द एयर। जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो हमने हमेशा पढ़ा है कि लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। तो ये एक सिस्टम है कि पानी गर्म होगा, हवा ऊपर की तरफ जाएगी, लो प्रेशर जनरेट होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये इंटेंसिफाई हो जाता है लो प्रेशर। सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर, यू कैन सी water evaporates from the ocean surface and comes into the contact with the mass of cold air forming clouds. एक फिनोमिना हो रहा है कि आपके क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं, जो क्ल्यूमिनस क्लाउड्स की बात हमने करी है, आपका जो मॉइस्चर है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, गर्म हो रहा है क्योंकि सी सरफेस वाटर, तो वो इवेपोरेट हो रहा है, वो ऊपर जो कोल्ड एयर मास है उसके कांटेक्ट में आ रहा है, आपके क्लाउड बन रहे हैं। फिर एक लो प्रेशर का कॉलम जो डेवलप हो रहा है सेंटर पे, क्यों, क्योंकि हमने बोला क्योंकि सी सरफेस वाटर गर्म है, उसके ऊपर की एयर धीरे धीरे गर्म होगी, वो राइज अप होगी, वहां लो प्रेशर जनरेट होगा। सो जो एयर है वो क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इस समय एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर सदर्न में होगी तो क्लॉकवाइज घूमेगी। सो एक ऐसा कॉलम जनरेट हो जाता है। आई टोल्ड यू ना, इट इज लाइक अ पाइप, पाइप के सेंटर पे जो है लो प्रेशर है और साइड में उसके एयर स्पाइरल कर रही है लाइक दिस। अब as the pressure in the central column, that is the eye, weakens, the speed of the wind around it increases. That means जितना ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा उतना ज्यादा जो विंड है वो तेज घूमेगी, दैट मीन्स उतना ज्यादा जो है इंटेंसिफाई हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड ये प्रोसेस जो है वो बार बार हो रहा है, सी वाटर इवेपोरेट हुए जा रहा है, जैसे गर्मी उसको मिले जा रही है, सिमिलरली विंड्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, लो प्रेशर और इंटेंसिफाई होता जा रहा है। सो दिस इज हाउ योर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गेट generated. Okay, I have given the explanation of this figure also to make sure that कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको अंडरस्टैंड करने में कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं। बेसिकली यही फिनोमिना है, ऐसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके बनते हैं। अब बात करते हैं ईस्टर्न ट्रॉपिकल ओशंस की, उनमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों नहीं बन रहे हैं। देखो, पहला रीजन है डेप्थ ऑफ जो वार्म वाटर है, दैट मीन्स 26 से 27 डिग्री जो वाटर का टेम्परेचर है शुड एक्सटेंड अप टू 60 to 70 मीटर्स। हमने बोला था सरफेस से नीचे डेप्थ में 60-70 मीटर तक वो वार्म जो है, वार्मथ ऑफ जो वाटर है वो ट्रांसमिट होनी चाहिए। एंड सो दैट द डीप कन्वेक्शन करंट्स विद इन द वाटर डू नॉट churn and mix the cold water below the warmer water near the surface. That means जो नीचे, अगर मान लीजिए सिर्फ 4 मीटर तक ही आपका वार्म वाटर है, 4 मीटर के नीचे तो ठंडा पानी है ना, वो जो अपवेलिंग होगी उसकी वजह से वाटर मिक्सिंग होगी। सो हम ये नहीं चाहते हैं कि ऊपर का जो वाटर है ठंडे पानी से मिलके नॉर्मल हो,
ओके, या कूल डाउन हो जाए। सो दैट इज वाई वो ट्रांसमिट होना चाहिए 60 से 70 मीटर जो गर्म पानी है वो नीचे तक जाना चाहिए। बट ये कंडीशन जो है ना वो सिर्फ वेस्टर्न ट्रॉपिकल ओशंस में होती है, क्योंकि वहां पे वार्म ओशन करंट्स होते हैं, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि ओशन वाटर को पुश करती है वेस्ट की साइड पे। दिस इज अ फिनोमेना हैपनिंग ऑन द वर्ल्ड मैप। यू कैन सी ओशन करंट्स आप नोटिस करेंगे ना तो वेस्ट ट्रॉपिकल ओशंस में आप देखेंगे वार्म करंट्स हैं। ओके, so they are flowing from east towards the west, forming a thick layer of water with temperatures greater than 27 डिग्री। सो जो आपकी ईस्टर्न ट्रॉपिकल ओशंस है वहां पे ये कंडीशन मीट होती है कि जो वार्म टेम्परेचर रिक्वायर्ड है या डेप्थ ऑफ दैट वार्मथ रिक्वायर्ड है वो वहां मीट होती है। इसीलिए ईस्टर्न ट्रॉपिकल ओशंस जो है जो कि इस कंडीशन को मीट नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न ट्रॉपिकल ओशंस। सो वेस्टर्न ट्रॉपिकल में तो साइक्लोन्स बनेंगे लेकिन ईस्टर्न ट्रॉपिकल में साइक्लोन्स आपके नहीं बनते हैं ज्यादा। So cold currents lower the surface temperature of the eastern parts of the tropical oceans, क्योंकि वहां पे आपके ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा कोल्ड करंट्स है, कोल्ड करंट्स ज्यादा है तो वो जो एवरेज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर है वो नॉर्मल रहेगा या कूलर रहेगा। दैट इज वाई दिस कंडीशन इज नॉट मेट। बट एक एक्सेप्शन है, जब एल नीनो ईयर होता है तो हमने सुना है हमेशा सारे विंड की जो सर्कुलेशन है वो अफेक्ट हो जाती है या विंड डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ह्यूरिकेन्स आते हैं ईस्टर्न पैसिफिक में, क्योंकि वहां पे जो वार्म वाटर है ईस्टर्न पैसिफिक में वीक वॉकर सेल की वजह से एक्यूमुलेट होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर ईस्टर्न ट्रॉपिकल ओशंस में हमेशा साइक्लोन्स बनने की उम्मीद रहती है जब आपका एल नीनो ईयर होता है, क्योंकि विंड सिस्टम आपका जो वॉकर सेल है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और विंड सिस्टम डिस्टर्ब्ड रहता है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन यू नीड टू रिमेंबर। नाउ मूविंग फर्दर, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। सो यू कैन सी जो सबसे बीच में होता है जहां लो प्रेशर होता है, आप यहाँ देख सकते हैं this is the area where low pressure is developed and the air is circulating like this. So this area is called the eye. जहां पे आपकी एयर सर्कुलेट होनी स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं हम आई वॉल। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द आउटफ्लो क्लाउड शील्ड, दिस इज अगेन आउटफ्लो क्लाउड शील्ड। अब ये जो है ये क्या है, ये वो एयर के स्पाइरल्स हैं जिसमें एयर घूम रही है। ओके, एंड यू कैन सी हियर अप साइड व्यू अगर हम देखते हैं तो ये है आई, ये है आई वॉल और ये साइड में जो है आपका एयर जो है वो घूम रही है साइक्लोन में। अब थोड़ा और समझते हैं एकेडमिकली, साइकिल हमने देख तो लिया फोटो में कैसा होता है आई वॉल या आई, अब उसको थोड़ा एकेडमिकली समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज द आई, जो कि सेंट्रल रीजन होता है। सेंट्रल रीजन की एक प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्लियर स्काई होता है। दो स्टॉर्म्स की वजह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं जिनकी वजह से बारिश आती है, लेकिन आई के ऊपर क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर जो है वो वार्म होते हैं, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1000 मिलीबार्स। दैट मीन्स जो हमारा आई एरिया है साइक्लोन का, अगर हम कंपेयर करें अर्थ सरफेस से तो उसका जो प्रेशर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीबार्स होता है। दैट अब बात करते हैं आई वॉल। आई वॉल जो होता है सबसे ज्यादा डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। यहाँ पे विंड्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, रेनफॉल हेवीएस्ट होती है, डीप कन्वेक्टिव क्लाउड्स यहाँ पे होते हैं जो कि राइज कर रहे होते हैं एंड अराउंड 15,000 मीटर की हाइट तक ये राइज कर रहे होते हैं। देन कम्स योर रेन बैंड्स, इनको हम कॉमनली रेन बैंड्स कहते हैं। ये स्पाइरल इनटू सेंटर ऑफ द स्टॉर्म होते हैं, यू कैन सी दे आर स्पाइरलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म and in some cases they are stationary relative to the center of the moving storm. Okay, मतलब comparatively जो कि moving center होता है उसके comparatively ये stationary लगते हैं, लेकिन generally बाकी other cases में ये rotate होते हैं। अब बात करते हैं upward draft। ये होता है जहां पे जिस एरिया में एयर जो है वो राइज हो रही होती है ओशन सरफेस से टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द स्टॉर्म, इसे बोलते हैं अपवर्ड। दैट इज जो कि पावर कर रहा होता है स्टॉर्म को, क्योंकि जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी वैसे वैसे लो प्रेशर बढ़ेगा, इसीलिए इसको पावर एरिया ऑफ द स्टॉर्म भी बोलते हैं। आउटफ्लो क्या होता है, जहां से एयर आउटफ्लो हो रही है, लाइक आई टोल्ड यू दिस इज द आउटफ्लो ऑफ क्लाउड शील्ड, और हवा जहां से जो वार्म होके ऊपर राइज करी थी वो जहां से बाहर निकलती है स्टॉर्म से, वो आपका होता है आउटफ्लो। ओके, एंड जनरली ये टॉप ऑफ द स्टॉर्म होता है। आउटफ्लो हेल्प्स टू कीप द स्टॉर्म फ्रॉम गेटिंग टू लार्ज, क्योंकि अगर हवा उसी स्पाइरल के आसपास घूमती रही, जितना ज्यादा घूमती जाएगी उतना ज्यादा इंटेंसिफाई होता जाएगा लो प्रेशर, और वो ज्यादा ही एक्सट्रीमली सीवियर स्टॉर्म जनरेट होगा। जो साइक्लोन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है ओवर द टाइम वो ग्रो भी कर सकता है, वो श्रिंक भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। आई वॉल कैन बिकम वीकर और स्ट्रॉन्गर ऑल्सो। सो इंटेंसिटी ऑफ द जो साइक्लोन होती है वो change होती है with over time. Now, the tropical cyclones are classified by maximum sustained surface winds and
Saffir-Simpson hurricane wind scale is used to classify tropical cyclone in Atlantic Ocean and the Eastern Pacific Ocean. So you need to remember this name कि classify कौन करता है और कौन सा scale use किया जाता है. And the scale has 5 categories with category 1 which is the weakest, मतलब जब storm बहुत weak होता है, category 5 जो कि strongest के लिए use किया जाता है. Now let's understand what are the damages caused by your tropical cyclone. जब cyclone आता है तो हमने understand किया कि storm surges हो सकते हैं, local tides generate हो सकते हैं, local coastal configuration change हो सकता है, floods आ सकते हैं, erosion of beaches can be a consequence, soil fertility damage हो सकती है, saline intrusions हो सकते हैं, damage to structures, loss of power communication which can be caused by your winds. देन इंजरीज एंड लॉस ऑफ लाइफ, क्योंकि बहुत ज्यादा तूफान आता है तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकती है वेजिटेशन को, क्रॉप्स को, लाइफ स्टॉक को. रेन क्या क्या हार्म कॉज कर सकती है, दैट इज कंटामिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, लैंड सब्सिडेंस हो सकता है, फ्लडिंग ऑफ इनलैंड एरिया हो सकता है, कुछ कुछ जगह पे मड स्लाइड्स भी हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया. So you can see loss of life, damage of property and infrastructure, transportation and communication system effect हो सकता है, flood landslides हो सकते हैं, contamination of water, disease spread हो सकते हैं, एग्रीकल्चर को हार्म हो सकता है और बहुत सारे अदर लॉसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका पावर आउटेजेस प्लंज कम्युनिटीज इनटू डार्कनेस वाइल डिस्टर्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम एंड लीव रेजिडेंट्स पार्च. दैट मीन्स जो कि हम इसीलिए बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है जिन एरियाज पे साइक्लोन आ सकता है, क्योंकि वाटर सप्लाई इंपैक्ट हो जाती है, वहां रहने के लिए जो उनके घर हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि फ्लडिंग हो सकती है, लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकते हैं ड्यू टू द इम्पैक्ट्स, इसीलिए उन्हें इवैक्यूएट करना होता है. लेकिन इवैक्यूएट करने में क्या प्रॉब्लम्स आती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी. कोस्टल एरियाज जो होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, तो उनको एकदम से खाली कराना जनरली टाइमली मैनर में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं कोस्टल एरियाज में, जिसकी वजह से हर किसी को आप इवैक्यूएट भी नहीं कर पाते हो. स्पेशल नीड्स populations. Now there are certain people जैसे elderly हो गए, disabled हो गए, young children हो गए, they are people who need special attention or assistance to be evacuated from a place. So वो भी एक hurdle होता है. Communication challenge की बात करें, जब evacuation की बात आती है, power supply अगर तूफान आ रहा है या साइक्लोन आ रहा है, सेल फोन्स काम नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करते, पावर सप्लाई नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में कैसे आप इवैक्यूएट करेंगे, वो एक चैलेंज होता है. तभी आपने देखा होगा जब भी किसी एरिया में ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो वहां पे रेडियो के द्वारा अनाउंस किया जाता है दीज आर द एरियाज विच आर अफेक्टेड, प्लीज इवैक्यूएट दीज एरियाज, क्योंकि एक वो सिस्टम है जो चल रहा होता है उस टाइम पे. डिजास्टर फटीग की अगर बात करें तो मल्टीपल डिजास्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि देखो एक साइक्लोन की वजह से फ्लड भी आ रहा है, रेन भी आ रहा है, पावर सप्लाई भी जा रहा है, सो एक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है. सो बहुत ज्यादा चांसेस है मल्टीपल डिजास्टर्स के, जो कि एक रिस्क हो जाता है कि उनको मैनेज कैसे किया जाएगा जब इवैक्यूएट कर रहे हैं. इसीलिए बात आती है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कि अगर हम प्रिपेयर रहें डिजास्टर के बारे में या इन्फॉर्म्ड है डिजास्टर के बारे में, तो हम उसे बेटर प्रिपेयर रह सकते हैं या हम उससे बेटर प्रिकॉशन ले सकते हैं कि कैसे हार्म कम होगा. सो हु इज द एजेंसी और कौन ऑपरेट करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम? इंडिया के पास एक वेल डेवलप्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि IMD दैट इज इंडियाज मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है, और इसमें बहुत सारे वेदर स्टेशन, सैटेलाइट्स, रेडार्स एक्सेट्रा यूज किए जा सकते हैं और 3 लेवल ऑफ वार्निंग दिए जाते हैं. साइक्लोन से पहले दिया जाता है प्री साइक्लोन वॉच, दैट इज येलो कलर, 72 आवर्स पहले ही कि एक्सपेक्टेड लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कब होने वाला है, ये वार्निंग दे दी जाती है कि आप लोग हट जाइए इस एरिया से, एक साइक्लोन आ रहा है, उसका लैंडफॉर्म होने वाला है. देन कम्स योर साइक्लोन अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट इसे बोलते हैं, ये 48 आवर्स पहले दिया जाता है एक्सपेक्टेड लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन से. देन कम्स रेड, दैट इज साइक्लोन वार्निंग, 24 घंटे पहले लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन से ये वार्निंग दिया जाता है कि अब साइक्लोन 24 आवर्स में एक्सपेक्टेड है कोस्ट लाइन से टकराएगा. ओके, सो दीज आर द 3 वार्निंग्स. 72 आवर्स पहले से ही वार्निंग्स दिए जाने शुरू हो जाते हैं. अब IMD ऑल्सो इशूज वार्निंग्स फॉर अदर टाइप्स ऑफ सिवियर वेदर, जैसे ऐसा नहीं है सिर्फ साइक्लोन्स होता है, जैसे थंडरस्टॉर्म, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, उन सब के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं एंड ताकि के लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी को बचाया जा सके. फॉर एग्जांपल IMD's वार्निंग वर क्रेडिटेड विद सेविंग थाउजेंड्स ऑफ लाइफ ड्यूरिंग 2004 इंडियन ओशन सुनामी. अगर वो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होता तो शायद इंडियन ओशन में जो सुनामी आई थी 2004 में, उसमें ज्यादा जान और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का लॉस होता अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते. ओके, सो अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक और यूज है कि वो हेल्प करते हैं मिटिगेट करने में.
और इवैक्यूएटिंग पीपल फ्रॉम कोस्टल एरियाज, क्योंकि हमें पता रहता है कि इन एरियाज में तूफान, साइक्लोन या थंडरस्टॉर्म या फ्लड्स आने वाले हैं, तो हमें इन एरियाज को टारगेट करना है इवैक्यूएशन के लिए. तो इट हेल्प्स देयर एंड इट हेल्प्स इन advance notice of an impending disaster or giving people time to evacuate safely, क्योंकि लोगों को ही 72 आवर्स पहले पता है, तो लोग खुद भी जा सकते हैं irrespective of the fact that waiting for an agency to come up and evacuate them from that place. And early warning system can also help in identifying the areas that are at high risk. Okay, and उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, तो हाई रिस्क एरिया आइडेंटिफाई कर पाता है. सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. देन साइक्लोन मैनेजमेंट कैसे होती है. साइक्लोन मैनेजमेंट की जब बात करें, इंडिया का अगर हम डेटा देखते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइक्लोन्स देयर आर अदर डिजास्टर आल्सो, दैट इज अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, जिनकी वजह से इंडिया में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स, ये सभी नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो जिनके लिए इंडिया वल्नरेबल है, और इनकी वजह से 2% ऑफ द जीडीपी एवरी ईयर लॉस होता है हमारा. दैट मीन्स या तो मिटिगेशन पे लग जाता है, या इवैक्यूएशन पे लग जाता है, या प्रिकॉशनरी मेजर्स में हमारा इतना पैसा यूज होता है डिजास्टर्स की वजह से. सो हम क्या करते हैं, या कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें मैनेज करते हैं इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट. सो वन इज योर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज IMD. वो नोडल एजेंसी है अर्ली वार्निंग्स ऑफ साइक्लोन एंड फ्लड्स के लिए. देन कम्स योर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज योर NDMA बोलते हैं जिसको हम. वो डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया के साथ डील करता है, और it has prepared national guidelines on management of cyclones also. Then comes your NCRMP, that is National Cyclone Risk Mitigation Project, which was launched by your Home Ministry, and it was to upgrade forecasting, tracking and warning about cyclones in states. मतलब वो अपग्रेड करेगा जो भी सिस्टम पहले फॉलो हो रहा था कि फोरकास्ट कैसे किया जा सकता है, या टैकल या वार्निंग कैसे बेटर दी जा सकती है, उन सब चीजों को. देन कम्स योर NDRF, जो कि एक रेस्क्यू या मैनेजिंग रिलीफ वर्क के लिए डिप्लॉय किया गया है. दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, दैट इज वाई डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वो. अब डिजास्टर हो चुका है, उसके बाद कैसा रिस्पांस हमारा होगा, लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, वो NDRF के तहत आता है. देन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस रिजर्व, दैट मीन्स रिजर्व, यू शुड रिमेंबर रिजर्व का मतलब होता है एक फंड, एंड NDRR इज अ फंड ऑफ 250 करोड़ विच इज ऑपरेटेड बाय NDRF ओनली. एंड इन्वेंट्री एंड इमरजेंसी सिचुएशन में NDRF ही मेंटेन करता है कि इस फंड को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा. अब बात करते हैं 2016 में एक ब्लूप्रिंट बनाया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का, कि डिजास्टर्स को कैसे टैकल किया जाएगा, एंड उसने प्रोवाइड किया था हमें प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिस्पांस एंड रिकवरी ड्यूरिंग अ डिजास्टर के गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क हम बोल सकते हैं. ये प्लान जो था, दिस वाज अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन, और उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही ये बनाया गया था. And by this plan, India joined the list of countries which follow the Sendai framework for disaster risk reduction by 2015 to 2030. That means इस framework में जो guidelines दिए गए थे वो apply होते हैं, जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क में बोला गया है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए बाय 2030. सो इंडिया ने उसी के अकॉर्डिंग ये प्लान बनाया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ NDRF, एंड NDRF कब बना था और क्यों बना था वो समझते हैं. अब बिपरजॉय जो है वो पहला एक साइक्लोन नहीं है जो इंडिया में आ रहा है. इससे पहले ओडिशा का सुपर साइक्लोन विच वाज इन 1999, देन गुजरात अर्थक्वेक ऑफ 2001, इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2004. सो वी कैन से कि इतने सारे जो नेचुरल कैलामिटीज या डिजास्टर्स हो रहे थे, उनकी वजह से एक नीड फील हुई थी कि कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए. सो इसीलिए 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, एंड उसके तहत एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज NDMA, was constituted, जो कि policies, plans and guidelines for disaster management बनाता था. Now in 2006, NDMA established the NDRF, that is National Disaster Response Force, as the nation's top rescuing response organization, and it was done as per the provisions of your Disaster Management Act only. अब बात करते हैं कि NDRF का पर्पस क्या है. जैसे कि मैंने बताया कि एक स्पेशलाइज्ड रिस्पांस फोर्स है जो कि नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर्स को डील करती है. अब बात करते हैं एपेक्स बॉडी कौन है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. दैट इज अगेन गोइंग टू बी योर NDMA, और NDMA का चेयरमैन आपका प्राइम मिनिस्टर होता है. जब बात करते हैं NDRF जो कि NDMA ने बनाया है, it functions under the preview of Ministry of Home Affairs, and head of NDRF की बात करें तो वो होता है डायरेक्टर जनरल, जो कि एक IPS ऑफिसर होता है, इंडियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है.
एंड एट प्रेजेंट जब हम बात करते हैं तो एनडीआरएफ में 15 बटालियंस है, जिसमें बीएसएफ भी आता है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स की जो बटालियंस हैं वो पार्ट हैं। और ये जो 15 के 15 बटालियंस है, दे आर इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड टू रिस्पॉन्ड टू बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर है, अगर कभी केमिकल मिसहैपनिंग या बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसीज आती हैं तो भी इन बटालियंस को ट्रेन और इक्विप किया गया है। Now let's understand the role of NDRF, particularly क्या क्या काम NDRF के होते हैं या क्या रोल NDRF प्ले करता है। So first thing is कि नेशन वाइड प्रेजेंस ऑफ बटालियंस जो है, जिसकी वजह से कहीं भी कलामिटी है या डैमेजेस हो सकते हैं, वहां अवेलेबिलिटी है तो उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सब तरीके की डिफिकल्टीज, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, नेचुरल डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड या स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, रेलवे एक्सीडेंट्स हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, बोट कैप्साइजेस हैं, या फिर आपके रेडियोलॉजिकल मटेरियल से जो एक्टिविटीज या डिजास्टर्स हो सकते हैं, उन सब के लिए एनडीआरएफ ट्रेंड है और अवेलेबल है थ्रू आउट द कंट्री टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजंस फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिजास्टर। सो मेजर रोल यही है, रिस्पॉन्स फोर्स है, हर तरह की ऑपरेशंस या रेस्क्यू ऑपरेशंस या रिलीफ ऑपरेशंस या इवैक्यूएशन ऑपरेशंस रन कर सकता है। सो 3 मेजर फंक्शंस आपको याद रखने हैं, रिलीफ, रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन, जो 3 चीजें हैं वो एनडीआरएफ करता है और अवेलेबल है थ्रू आउट द कंट्री। अब हमने बात करी थी कि 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था। अब थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ में बता देती हूँ कि इट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब नेशनल, जैसे एनडीआरएफ होता है वो नेशनल लेवल फोर्स है, ऐसे स्टेट का भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो सकता है। एंड एक्ट पेव द वे फॉर एस्टैब्लिशिंग डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज एट ऑल द 3 लेवल्स, नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड इट प्रोवाइडेड दैट नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन फंड होना चाहिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होना चाहिए। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल लेवल के लिए एक्ट जो था बनाया गया था, नहीं, तीनों टीयर, दैट इज नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये एक्ट जो है मैनेज करता है ऑल द डिजास्टर इन अ country. And with this, the video on cyclone, I think I have explained you in all details what is Biparjoy and how this cyclone was formed, what are tropical cyclone, कैसे NDRF हेल्प करता है या क्या NDA में है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है, और वो कैसे सारे डिजास्टर्स के साथ डील करता है, इंडिया के पास जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है एक्सेट्रा, वो सब हमने इस वीडियो में सीखा है। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं, फ्लडिंग वगैरह हो जाती है, उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि एक साइक्लोन मल्टीपल डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। सो उसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो है डिजास्टर के साथ, साइक्लोन के साथ, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आपको आना चाहिए सारे एस्पेक्ट्स जो हैं एसोसिएटेड विद साइक्लोन फॉर योर GS1 एज वेल एज 3, दैट इज योर ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। I hope all your doubts regarding the cyclones are clear after this video and you know the topic very well. So this is it for today's video. Thank you.